नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। गाजियाबाद के लोनी में बीजेपी नेता पर लगे हैं गंभीर आरोप। लोनी का बीजेपी नेता विजेंद्र त्यागी भूल गए सारी मर्यादा। विजेंद्र त्यागी ने महिला नेता को गालियां दी। ऑडियो वायरल हो रहा है। महिला नेता को गाली देने का ये ऑडियो लगातार वायरल हो रहा है। चुनाव के दौरान विजेंद्र त्यागी ने महिला नेता को गाली दी थी। विजेंद्र त्यागी ने अपनी ही पार्टी की महिला नेता को गालियां दी हैं। अपनी पार्टी की ही महिला नेता को विजेंद्र त्यागी ने धमकाया भी। फोन पर बातचीत के दौरान महिला नेता को धमकियां दी। ऑडियो वायरल होने के बाद क्या विजेंद्र त्यागी पर कोई कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। क्योंकि एक तरफ जहां पार्टी बार बार महिला सुरक्षा और महिला के सम्मान की बात करती है, वहीं पर जहां अपनी पार्टी के अंदर अगर विजेंद्र त्यागी जैसे लोग हैं जो महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उनका अब क्या होगा। हेलो। हाँ जी। तेरे पास जीवन में इतना समय नहीं है, तू सबसे बात कर सकती है। कोई काम की बात हो तो बताएं, फालतू समय नहीं है मेरे पास। है? कोई काम की बात हो तो बताएं। हाँ है, तो मुझे तेरे से बात करनी है। जब तक मैं बूथ पे नहीं गई थी उससे पहले कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं उतारा आपने। बूथ पे जाने से ऐसा फ्रस्ट्रेशन हो गया? आपका ही तो सहयोग हुआ मेरे बूथ पे जाने से, केवल आपका सहयोग। आप सेक्टर संयोजक थे। अगर वहाँ पे पोलिंग हुई, अगर वहाँ पे हमारी वोट्स पड़ी तो किसका था वो काम? क्यों? आपका था। आपने चुनाव कार्यालय में धन्यवाद करा, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो चीजें शॉर्ट आउट हो नहीं, रही तो हैं, उसके बाद मैंने कोई सुबह बात भी नहीं। फोन किया, आपने कहा आपका कार्य बनता है। नहीं आपने ये नहीं, तो बोला। मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि हमने इसलिए नहीं किया तो कि सुन, आप वहाँ सेक्टर तूने ये कहा संयोजक था, थे। सुनो, तूने ये मैंने कहा कहा ना, था। हमने विधायक जी के लिए सुनो करा, सुनो, हमारा जो तू जिसको ड्यूटी थी सुना वो चाहे करी। उसको सुना ले। सुन, जिसको सुना चाहे उसको सुना ले। तूने ये कहा था कि मैं राजनीति में केवल इस जो डिस्पेंसरी तुमने शुरू करी इसकी वजह से राजनीति में आई। मैंने नहीं कहा। यही आपने कहा तो तूने? चुनाव बूथ पे के अरे बाद मैं क्या जरा, ऐसा हो गया कि दोबारा से आपने हरकतें शुरू कर दी, ड्रिंक करके बेफालतू की कॉल्स करने की? मैंने तो बूथ पे कुछ गलती नहीं करी, केवल वोट में केवल पर्ची बांटी है मैंने। और क्या नहीं करा मैंने? और बूथ क्या पर गलती करा नहीं करी। तो मैंने? क्या अपनी करा? अपनी वहाँ पे ये दिखाना चाह आपने रही मेरे थी। से बदतमीजी दी कि आप स्कूटी हटाओ यहाँ से। मैंने कहा कि चाबी अर्जी ले गए हैं और चाबी जो है ना वो अभी लाएंगे, तो मैं तू अभी हटा तू दूंगी। आपने तू फिर भी ठीक है, ये बदतमीजी बताओ। दी। हाँ, तू तो खुद भी कह रही थी मेरा कोई मतलब था महिला मोर्चे का, वहाँ मतलब अरे था मैं तो इसका वोट मतलब। तो डालने गई थी, मैंने वहाँ पे भीड़ वोट देखी, मुझे डालने नहीं लगा गई कि अकेले नहीं तू संभाला जा तू रहा वहाँ किसी पे, पे कुछ सुनो भी, तो मैं वहाँ पे रुक सुनो, गई। मेरा क्या तू मतलब है वहाँ से? अरे तू तो ये सोचने लग रही थी, तू ब्रेस पार्टी की, तू तो कहती ब्रेस पार्टी ने भेजा तुझे। ब्रेस पार्टी ने भेजा ना तुझे। मुझे नहीं ब्रेस पार्टी भेजा, चेक मेरे करवाना पास केवल कॉल आया था कि आप देख लेना वहाँ पे जाके कुछ नहीं थी यार, ब्रेस पार्टी कुछ नहीं है व्यवस्था। वो वहाँ पे, बता रहा हूँ व्यवस्था। तो हमने यार क्या इसको जो करा? क्या हमने? आप सेक्टर संयोजक थे, आपका ही तो सहयोग हुआ, हम तो नहीं थे सेक्टर नहीं, संयोजक। तू ये कह रही थी ना कि इसमें यहाँ कुर्सी नहीं लगी, मंच नहीं लगा, माइक नहीं लगी। तू राष्ट्रपति है अच्छा, वहाँ है टेबल की क्या? जरूरत वहाँ पे थी कि नहीं थी, ये बता दो। नहीं थी, नहीं नहीं? थी। कैसे? नीचे बैठ के होती है वहाँ काम। कैसे? किसने लगा दे, किसने लगा वहाँ पे? जमीन पे? जमीन पे जमीन बैठ के बैठ के काम होता है होता है काम। ये तू पहली बार आई वहाँ रंडी पे? वहाँ पे। जो तू गठबंधन वाले जो सुनो, वोट डलवा रहे थे और उनका इतना सुने, बड़ा स्टॉल लगा, और मेरे पास एक तू मेज भी नहीं थी। क्या सुन, जब वो पुलिस वाला आया तू कहने लगी अलावा कौन था वहाँ पे, बताओ। है? क्या था? मैंने केवल हर्ष को इसलिए कहा तो तुम वहाँ जाकर दिखाना चाह रही थी कि मैं ये हूँ तू राष्ट्रपति थोड़ा है, ये मंच नहीं है, माइक नहीं है, ये क्या करना चाह रही थी बताओ। वहाँ पे एक भी पर्ची बटी हुई नहीं थी। अगर मैंने तेरी तूने क्या बात पर्ची करी कौन सी पर्ची बटी है? कौन सी पर्ची कौन सी बटी पर्ची हुई थी? बटी कौन सी पर्ची बटी हुई थी? काहे की? कौन सी पर्ची बट रही थी वोटिंग अरे की? बूथ अध्यक्ष बांटेंगे पर्ची, मैं बांटूंगा? नहीं तो क्यों नहीं बटी थी? तो बूथ अध्यक्ष बांटेंगे, मैं थोड़ा नहीं तो बांटूंगा। मैंने क्या गलती कर दी? पर्चियां अगर वहाँ पे निकलवा के दे दी किसी की तो मैंने तू गलत है कर क्या? दिया? तू ठीक है वहाँ? तुझे ये नहीं पता विजेंद्र त्याग क्या है? तो मेरी बेइज्जती कर रही है वहाँ, मैंने किसी की कोई नहीं कर रही। बेइज्जती नहीं करी आपकी, मैंने तू कुछ ये भी कह नहीं रही कहा। थी नुका वहाँ कुर्सी नहीं है, ये नहीं है, और तू क्या करना चाह रही थी बताओ। मैंने कुछ नहीं कहा। अपनी औकात देख कर बात करा कर। भैया सर, तू मोर्चा, है राष्ट्रपति और मैं हूँ, अरे मेरी मैं औकात नहीं है कुछ भी, ठीक है? तो फिर क्यों मोर्चा कॉल कर कुछ रहा है नहीं बार है, बार? ये बता दे। मोर्चा मोर्चा नहीं है कुछ भी, मोर्चा मोर्चा कुछ नहीं नहीं है होता, कुछ भी? कुछ भी नहीं है। और सुनो, तू 2-4 दिन को बन सकती है, बाकी कुछ नहीं है। तेरी औकात तुझे पता लग गई होगी, अब नहीं पता लगेगी। और पीड़ित महिला खुद हमारे साथ में इस वक्त। विजेंद्र त्यागी इन्हीं को गालियां दे रहा है, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। स्वागत है आपका, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ जी। ये आपकी पूरी बातचीत हम सुन रहे हैं और विजेंद्र त्यागी के जो अपशब्द हैं वो भी सुन रहे हैं। ऐसे भद्दे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल वो आपके लिए कर रहे हैं।
इसे लेकर आपने आगे शिकायत दी? जी, इसकी शिकायत लगातार संगठन में पहले से की जा रही है। मेरी नियुक्ति के बाद लगातार ही ये परेशानियां मेरे साथ क्रिएट हो रही हैं। और मैं एक महिला होने के नाते इसलिए कि मैं इस चीजों को खुल के सामने लाऊं, एक महिला का जो इज्जत सम्मान होता है वो भी कहीं ना कहीं दांव पे लगाया जाता है। जिस तरीके से वो आपसे बात कर रहा है, ये तो किसी को भी अधिकार नहीं है कि आप किसी को इस तरीके की अभद्रता के साथ में आप उसके साथ में व्यवहार करें, लेकिन फिर भी आपको इतने अपशब्द कह रहा है। मैडम, संगठन में इसके लिए लगातार कहा जा चुका है, लगातार सब लोग यही कहते हैं कि हाँ जी हम करेंगे, हम इसका सॉल्व करते हैं, कुछ समय दीजिए कुछ समय दीजिए, लेकिन उसको आज तक कुछ हुआ नहीं। उसे वार्निंग दी गई थी, पहले भी उसने माफी मांगी थी, इससे पहले और भी इस तरह की अभद्र भाषाओं का प्रयोग हुआ है। मेरे चरित्र को लांछित करने का उसने प्रयास किया गया है। मुझे एक मुस्लिम लड़की बताया जा रहा है कि तू हिंदू नहीं है, तू मुस्लिम लड़की है, इसे पद कैसे दे दिया, ये तो मुस्लिम है। लगातार उसने संगठन में ये बातें कही हैं कि इसे, हम एक ब्राह्मण परिवार से हैं और हमें ये कहता है कि ये तो मुस्लिम है, और मुस्लिमों को मंडल अध्यक्ष कैसे बना दिया बीजेपी में। नहीं, और ये होता कौन है? ये संगठन का काम है, आप किसको क्या बनाना है, तो ये इतना संगठन अपने का आप में कोई इतना भी क्यों चौधरी बना हुआ है? पदाधिकारी, मैडम ये कोई पदाधिकारी नहीं है संगठन का। हाँ, कार्यकर्ता है संगठन में, शायद पहले से है। शुरू में मुझे लगा था कि मेरी नियुक्ति से फ्रस्ट्रेशन में कोई बात नहीं कर रहा है तो विजेंद्र शांत त्यागी होकर भी बैठे। हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जो आपको अपशब्द कह रहे थे वो विजेंद्र त्यागी भी हमारे साथ में। विजेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल मैम, पहुंच रही। आप ये बताइए, किसी देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, खुद को क्या समझते हैं आप? नहीं, हम तो एक सामान्य इंसान है। नहीं, सामान्य इंसान है तो फिर आप अपने घर में महिलाओं के साथ में ऐसे व्यवहार करते हैं जैसा आप इन महिला के साथ में करें, जिनको आप इतनी अभद्रता के साथ में उनसे बातचीत करें? शर्म आती है आपको कि नहीं? पहले मेरी बात सुनिए मैम। ये महिला अब से 2 साल पहले मेरे घर पर आई। हाँ। और मेरे घर पर झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, रोटी बनाना, अच्छा। और कुछ भी काम होता था मेरे घर पे, हाँ। ये आती थी। ठीक है, मुझे इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। हाँ। हमारी मम्मी के माध्यम से। झाड़ू तो मेरे इनसे घर पर मैडम ये आना भी पूछ मत लेना कि क्या मैं इनके घर पे नौकरानी थी, ये भी पूछ ले एक बार। इनकी माँ मुझे बेटी कहती थी, तो अगर वो किसी और 2 साल चीज से परेशान होकर वो कॉल करती थी तो मैंने उनसे इतना जरूर किया कि कभी खाना पहुंचवा दिया हो, या ये जो आप इनकी भाषा सुन रही है ना, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं के प्रति क्या आप एक सम्मान है। सेकंड रुकिएगा। हाँ विजेंद्र जी, तो नौकरानी है आपकी? नहीं, मेरी बात सुनिए। मेरे घर पे नहीं, आप ये बताकर क्या बताना चाह रहे हैं कि आपके घर में आके झाड़ू पोछा लगाती थी, खाना देकर जाती थी, तो क्या आपकी नौकरानी हो गई? नहीं, मैं आपको तो उसी का कर्ज चुकाना चाहिए था। शर्म नहीं आती आपको? मेरी पहले पूरी बात सुनिए मैम। नहीं, आप ये बताकर क्या बताना चाह रहे हैं नहीं, कि आपके यहाँ झाड़ू पोछा लगाती थी, तो आपको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। फिर आपके यहाँ एक महिला आकर काम करती है, आपको खाना खिला रही है, और आप उसको इज्जत नहीं दे सकते हैं? नहीं, इसके बाद इन्होंने मेरे से कहा कि आप, मैंने डिस्पेंसरी, निःशुल्क डिस्पेंसरी शुरू की। इन्होंने कहा कि ये डिस्पेंसरी बंद करो, नहीं तो मैं राजनीति में आकर तुम्हारा राजनीतिक कैरियर खराब करूं। अरे कुछ भी कहें ये, तो आप क्या बदतमीजी करेंगे क्या? आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, 2 चांटे लगाती होंगी, तो क्या उनको भी ये कहते हैं आप उल्टे सीधे? नहीं, मैंने इनको ये बोला लगातार। नहीं, आपकी माँ आपको अगर 2 चांटे लगाए कान के नीचे, आपके सेक दे 2 चांटे, तो आप उनको भी ऐसे ही बोलेंगे क्या, कुछ उल्टा सीधा? अगर वो आपको चैलेंज कर रही है, ओपन चैलेंज, तो चैलेंज को चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट कीजिए। आप बदतमीजी करेंगे, आप इतने आप भद्दे आप शब्द कहेंगे जैसे आपने इनको खरीद रखा हो, आपकी जागीर है क्या? नहीं, मेरी बात सुनिए मैम। इन्होंने मेरे को नहीं, पहले आपको शर्म आ रही है कि नहीं आ रही, पहले आप ये बताइए एक बार। मेरी बात सुनिए मैम। पहले मैंने इनको ये बोला, इन्होंने बोला कि आप ये डिस्पेंसरी बंद करो। मैंने एक निःशुल्क डिस्पेंसरी शुरू की थी। इन्होंने कहा कि ये डिस्पेंसरी बंद करो, नहीं तो मैं राजनीति में आके आपकी राजनीतिक कैरियर खराब करूंगा। अरे ये कुछ भी कहे, बिल्कुल तो आप कंप्लेंट कीजिए ना। आप कंप्लेंट करने का हक रखते हैं, और ये कौन होती है कि आपकी डिस्पेंसरी बंद करवा दे? खुद मैंने इनॉग्रेट करवाया था, बस मैंने ये मना किया था कि मैं नहीं बैठूंगी। इनका प्रेशर था कि मैडम आप निःशुल्क मेरी डिस्पेंसरी में बैठे हफ्ते में एक बार। मैंने वो मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं बैठ सकती क्योंकि मेरा अपना क्लिनिक है। इन्होंने और मेरे को लगातार इन्होंने कहा, लगातार इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। झूठ, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। लगातार इन्होंने किया है कि मेरे पति, इन्होंने बोला कि मेरे पति 25 गज का मकान है, 50 गज का आपका हो जाएगा, 75 गज का हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैम बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये इंसान। और मैं खुद इनॉग्रेशन में इनकी डिस्पेंसरी में गई थी, इनकी कॉलोनी वालों से पता कर ले। ये बताइए, और मैंने आप इतना ये इनका सहयोग किया है, बताइए इनकी माँ के हाथों से आपके ऑपरेशन ऊपर करवाना, इतने सारी हक के काम साथ में ये बात कर रहे हैं। सुनो, इनके पड़ोस में आप किसी से पता कर सकते हो। एक सेकंड विजेंद्र जी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। आप आपस में भिड़िए, क्योंकि जितना भिड़ना था वो आप भिड़ चुके हैं। आप क्योंकि आपको ऐसे अपशब्द किए कहे गए हैं, आप ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ,
ऐसा क्या वजह है, ऐसे क्या कारण है कि इतने हक के साथ में आपसे बात करते हुए ये पूछ रहे हैं आप मैम हो देखिए, कहाँ पर, हमारी और ऐसी हमारी क्या आपस बातें हैं? में हमारी आपस में ना तो कोई दुश्मनी है। हम्म, मेरी नियुक्ति के बाद जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आई, मैंने सोचा कि चलो होता है, इंसान को फ्रस्ट्रेशन भी होता है, इंसान कह देता है कोई बात नहीं। उसके बाद जो चीजें हुई, मतलब ऐसी थोड़ी बहुत बदतमीजी हुई, तो संगठन ने कहा हम नहीं मैम, सॉल्व करा मेरी देंगे। बात सुनिए, ठीक है, मेरे घर पे इनका और रात को भी आना था, मेरा इनके घर पे जाना आना था। किसी भी समय कुछ भी प्रॉब्लम होती थी घर में तो ये मेरे घर पे बिल्कुल आते थे। पारिवारिक आना जाना इनके था, बच्चे बिल्कुल। मेरे घर पे आते थे, ये मेरे घर पे रात को 11 बजे भी आते थे, रात सुबह 5 बजे भी आते थे। मैं भी इनके घर पे जब इनको जरूरत होती थी मैं अच्छा जाता एक था, आता सेकंड, था। ठीक विजेंद्र है, जी आपको अफसोस है, आपने जो कहा उन शब्दों पर आपको अफसोस है क्या? नहीं मैम, किसी भी महिला इन्होंने के मुझे इतना साथ में इस टॉर्चर, तरीके मैम के इन्होंने शब्दों का इतना मुझे इस्तेमाल टॉर्चर करना किया, क्या मैं अपना आपको मकान जायज लगता है? इन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मैं अपना मकान बेच के जाने के लिए यहाँ से तैयार था। ठीक है, मैम, लेकिन मेरा आपको मकान शब्दों नहीं से बिका। आपको इनके टॉर्चर खिलाफ नहीं पता। कंप्लेंट करनी चाहिए थी, आपने कंप्लेंट की इनके खिलाफ में? इन्होंने मेरे को ये कहा कि ये व्यक्ति शराब पीता है। जब मैं 2 साल मेरे घर पे आपका आना जाना था तब मैं शराब नहीं पीता था। मैंने इन्होंने ये नहीं कहा कहा, मेरे को, ये तो अकेले जब ये जाके शराब कमरे पी में। के बातें करते हैं तो सबको पता लगता है कि सुनो, शराब पी के कर रहे हैं। सुनो, आपको दिख रहा जब- होगा जब मैम आप मुझे। मेरे एक घर पे 12 बजे आते सेकंड, थे एक रात सेकंड, में, मैं चलिए आपके घर पे शुक्रिया 11 बजे शुक्रिया आता था। दोनों का शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। खबर लखनऊ से है अगली। भू माफिया हो या वर्दीधारी, प्रशासन की कार्रवाई जारी है। मनीष हत्याकांड के आरोपी इंस्पेक्टर के घर पर बुलडोजर चला। इंस्पेक्टर जगत नारायण के घर को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। 3 मंजिला इमारत को प्रशासन ने गिराया, बगैर नक्शा पास कराए 3 मंजिला इमारत बनाई गई थी। चिन्हट थाना इलाके में बना था आरोपी इंस्पेक्टर का घर। गोरखपुर में व्यापारी मनीष गुप्ता की पुलिसकर्मियों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। फिलहाल इंस्पेक्टर जगत नारायण समेत सभी आरोपी जेल में बंद हैं। चिन्हट थाना इलाके में आरोपी इंस्पेक्टर का घर बना हुआ था। गोरखपुर में व्यापारी मनीष गुप्ता की पुलिसकर्मियों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। फिलहाल इंस्पेक्टर जगत नारायण समेत सभी आरोपी जेल में बंद हैं। भू माफिया हो या फिर वर्दीधारी, प्रशासन की कार्रवाई जारी है। नीलेश चौहान हमारे साथ है। मनीष हत्याकांड मामले में देखिए कार्रवाई चल रही है और नीलेश से ज्यादा जानकारी लेंगे। नीलेश, बख्शा किसी को नहीं जा रहा, अब जो भी अपराधी होगा उन्हें इस कार्रवाई को तो झेलना ही पड़ेगा। नीलेश, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का साफ तौर पे निर्देश है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो भूमाफिया थे उनका लगातार जो वर्चस्व था उसको बढ़ रहा था, उसको कम करने के लिए लगातार जो बाबा का बुलडोजर है वो राजधानी के अलग अलग हिस्सों में गरज रहा है। तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये देख सकते हैं कि जगत नारायण सिंह जो इंस्पेक्टर हैं फिलहाल वो जेल में है। उनके घर पर ये कार्रवाई हुई। 3 मंजिला ये इमारत बनाई गई थी। आरोप है कि इस इमारत को बनाने के समय जो एलडीए का नियमावली होती है, एलडीए से जो नक्शा पास कराना होता है उसको पास नहीं कराया गया था, जिसके बाद आज लखनऊ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर यहां पर पहुंचा और इसको ध्वस्त करने का काम किया गया। उसके अलावा अगर हम जगत नारायण सिंह की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित हत्याकांड रहा था मनीष गुप्ता, जो कि व्यापारी थे, कानपुर के रहने वाले थे। वहां पर इनकी पीट पीट कर हत्या हुई थी, जिसमें 7 लोग आरोपी थे, जिसमें जगत नारायण मेन आरोपी थे। फिलहाल ये सभी लोग जेल में हैं, लेकिन उसके बाद लगातार जो कार्रवाइयों को दौर है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि आम जनता के ऊपर जो गलत करेगा, चाहे वो भूमाफिया हो, वर्दीधारी हो, प्रशासन का अधिकारी हो, सभी के ऊपर उसी तरीके से कार्रवाई होगी जो कानून के तहत आता है। तो ये देख सकते हैं कि ये 3 मंजिला इमारत जो है वो गिराई गई है। ये चिन्हट थाना क्षेत्र के सतरिक इलाके में ये बिल्डिंग आती है। 3 मंजिली ये बिल्डिंग बनी थी जिसको बुलडोजर ने गिराया है। और अपने सहयोगी साहब से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि इसके आगे जाकर भी वो तस्वीरें दिखाने का काम करें कि किस तरीके से जो विंडो लगाई गई थी, गेट लगाए गए थे, उनको गिरा दिया गया है। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सरकार का साफ संदेश है कि वो चाहे पुलिस वाला हो, आम जनता हो, भूमाफिया हो, नेता हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी हो, अगर वो कहीं गलत करता है, कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके ऊपर भी वही कार्रवाई की जाएगी जो एक कानून के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के ऊपर होती है। तो वो उसका सीधा जीता जागता उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर हम अपने सहयोगी से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था कायम रहे, इस लिहाज से भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है और एलडीए के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, जिनकी देखरेख में इस पर बुलडोजर चला है और घर को गिराने का काम किया गया है। एलडीए की तरफ से कहना है कि इससे पहले तमाम नोटिसें दी गई कि एलडीए की जो नियमावली है उसका पालन नहीं किया गया था जब इस घर का निर्माण हो रहा था। हाँ। उसके बाद आज जब एलडीए की टीम यहाँ पर पहुंची है तो कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल ये साफ संदेश
दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कहीं पर भी ऐसा कोई निर्माण है जिसने नियमों का पालन नहीं किया, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, अधिकारी हो, नेता हो, मंत्री हो, उन सभी के ऊपर कार्रवाई नीलेश, देखने को मिलेगी। परिवार के लोग इस पर क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि बार बार नोटिस पहुंचाया गया, तो परिवार के लोगों को ये नोटिस मिला अगर, तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया? देखिए, बिल्कुल जब जगत नारायण सिंह गोरखपुर में पोस्टिंग में थे और वो इंस्पेक्टर थे, कहीं ना कहीं वर्दी की रौब थी, तमाम अधिकारी इनके घर पर आने से कतराते थे। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई का आदेश दिया था और वो जेल में है, उसके बाद से एलडीए की टीम भी हरकत में आई और घर के बाहर एक अभी भी नोटिस चस्पा है और आज उसकी घर में जो कार्रवाई एलडीए की तरफ से की गई है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरे घर को तोड़ दिया गया है। उसके अलावा तीसरे मंजिल को भी तोड़ दिया गया है, दीवारें गिरा दी गई हैं, विंडो तोड़ दिए गए हैं, दरवाजे तोड़ दिए गए हैं। तो साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो इस समय टीम है, जो निरंतर अलग अलग हिस्सों में इस तरीके की कार्रवाई कर रही है कि जहां पर नक्शा पास नहीं कराया गया, निर्माण करा लिया गया, तो वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। उसके अलावा जो सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करके तमाम बिल्डिंगें बनाकर उसको बेचा गया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। तो राजधानी के अंदर की अगर हम बात करें तो 6 दिन गुजर चुके हैं और 6 दिन से निरंतर किसी न किसी क्षेत्र में लखनऊ विकास प्राधिकरण का जो बुलडोजर है वो पहुंचता है, अधिकारी हैं वो भी वहां मौजूद रहते हैं, पुलिसकर्मी भी वहां पर तैनात रहते हैं। उन सबकी देखरेख में जो एलडीए की कार्रवाई है वो अलग अलग हिस्सों में चल रही। वहीं कार्रवाई आज इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह के घर पर भी की गई है। हालांकि परिवार के किसी सदस्य से अभी तक बात नहीं हो पाई है, उनका क्या कुछ कहना है ये अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण का साफ तौर पर कहना है कि लखनऊ के अंदर जहां कहीं पर भी एलडीए की नियमावली का पालन नहीं होगा, उन लोगों को चिन्हित करके आगे भी ऐसे ही कार्रवाइयों का दौर जो है वो जारी रहेगा। चलिए ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। कासगंज में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, ग्राम समाज की जमीन पर किया गया था कब्जा। ग्राम समाज की जमीन पर बनाई गई थी दुकानें और मकान। कोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद नहीं हटाया गया था अवैध कब्जा। पुलिस प्रशासन की गठित टीमों ने कार्रवाई की है। सदर तहसील क्षेत्र के गांव नगला टिम्बर का यह पूरा मामला है। अशरफ की जमीन पर अतुल द्विवेदी नाम का व्यक्ति प्लॉटिंग करता था। अतुल द्विवेदी ने बीएसपी के टिकट को लेकर देखिए यहां पर जो बात है कौशांबी से जिक्र हो रहा है। बिना पीडीए के लेआउट पास कराए थे और प्लॉटिंग की थी। प्रयागराज कौशांबी बॉर्डर पर रावतपुर गांव में अवैध प्लॉटिंग हो रही थी। पूर्व विधायक अशरफ की भी अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला है। 50 बीघे से ज्यादा की अवैध प्लॉटिंग पर पीडीए का बुलडोजर चला। माफिया अतीक अहमद का भाई है अशरफ। जमीन अशरफ की, अतुल किया करता था प्लॉटिंग। आलोक मालवीय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। आलोक, पूरी जानकारी चाहेंगे? जी पूजा, देखिए जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में राजनीति और माफिया का गठजोड़ है ये बराबर से देखने को मिल रहा है। माफिया जो अपनी गाढ़ी कमाई होती है, जो कमाई वो करते हैं लोगों से, माफियागिरी करके उसे सफेद पोस्ट लोगों के थ्रू जगह जगह पे लगा रहे हैं। यह प्रयागराज में लगातार चल रहा है और कई माफियाओं के पैसे अभी भी लगे हुए हैं। लेकिन यह बड़ी पहली कार्रवाई हुई है जो अतुल द्विवेदी के ऊपर हो रही है। यह बहुजन समाज पार्टी से चायल विधानसभा से चुनाव लड़ा था अभी और वह 33,000 वोट पाकर तीसरे नंबर पर आया था। यहाँ से समाजवादी पार्टी की पूजा पाल ने फिलहाल चायल विधानसभा सीट पर कब्जा किया है। लेकिन कौशांबी और प्रयागराज के बीच में यह जगह रावतपुर पड़ती है और रावतपुर इलाके में यूनाइटेड मेडिसिटी और इसके साथ ही संगम नगरी प्रयागराज की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बनने वाली है। तो ये पड़ोस इलाके की जो जमीन है इस पर खालिद अजीम अशरफ जो कि अतीक अहमद का सगा भाई है उसने कब्जा कर रखा था और पूरे में 100 करोड़ रुपए की प्लॉटिंग की थी। इस प्लॉटिंग को प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बुलडोजर ने यानी पावा के बुलडोजर ने गिराया है और पूरी कार्रवाई की है। तो फिलहाल माफिया पर पूजा शिकंजा कसना शुरू हो गया है। जो सफेद पोशों के साथ माफिया का गठजोड़ है, इस गठजोड़ को अब तोड़ने का प्रयास पार्टी के लोग कर रहे हैं और इसके साथ ही
जो भी विकास प्राधिकरण के लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इस कार्रवाई को बराबर अब अंजाम लगातार दिया जाता रहेगा। जी पूजा। चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर, पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पेपर लीक का मास्टरमाइंड निर्भय नारायण सिंह गिरफ्तार हुआ। मास्टरमाइंड के गिरफ्तार होने से कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। अब तक मामले में 46 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 46 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। पेपर लीक का मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार हो चुका, निर्भय नारायण। अब तक मामले में 46 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, पेपर लीक मामले के चलते परीक्षा को रद्द करना पड़ा था और इस पूरे मामले को लेकर बेहद संजीदा थे योगी आदित्यनाथ। उन्होंने क्लियर कहा था कि मामले में कोई भी बख्शा नहीं जाएगा और अब लगातार तुरंत कार्रवाई होते हुए त्वरित कार्रवाई में अब तक 46 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। मास्टरमाइंड भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली में नाबालिग के साथ दरिंदगी हुई। दिव्यांग नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट के थाना महिंद्रा पार्क इलाके में 14 वर्षीय दिव्यांग नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। मामले में सूचना पुलिस को मिलते ही थाना महिंद्रा पार्क पुलिस ने मामला दर्ज किया, युवक को गिरफ्तार किया। बच्ची के माता पिता के साथ स्थानीय संगठन महाकाल सेना ने पुलिस से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। क्या हुआ है? 13-14 साल की लड़की है वो, जो है हम तो बाहर रहते हैं, उनकी मम्मी रहती है यहाँ, मैं काम पे रहता हूँ जी बाहर। वो 3:30 बजे रात को जो है तौलिया पहन के आया था, वो बच्चे के साथ घटना घटा के चला गया। वो उसकी मम्मी पकड़ रही थी लेकिन पकड़ी नहीं गई, थोड़ी भारी भरकम की वजह से। जवान लड़का है, वो कैसे पकड़ पाएगी। और आज मुझे जब इस घटना का पता लगा, मैं अपने महाकाल सेना के कैमरे कुछ खराब थे, मैं को ठीक कर रहा था, तो कुछ लड़के मेरे पास आए कि मुकेश भाई वहाँ पर ऐसे दुर्घटना हुई है। तो मैं और हम मेरे जो दोस्त है वे हम सब मिलकर वहाँ गए। मैंने लाइव वीडियो बनाई उसके लिए। तो उसकी माता ने मुझे बताया कोई शान नाम का मुसलमान है और झुग्गी में रहता है, उसकी माँ बकरी का काम करती है यहाँ पर। तो उस लड़के ने रात के नशे में, दारू के नशे में उस लड़के के साथ दुष्कर्म करा। और वो बच्ची नाबालिग है, ना बोल सकती है ना सुन सकती है। जैसे उसके साथ क्या था, वो चिल्लाने लगी तो उसकी माँ उठी तो उसने शान का बाल को पकड़ा, वो बाल को छुड़ाकर भागा। वहाँ के आजू बाजू ने उसको पहचाना सबने। और मैं सभी महाकाल सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को, कल 4 बजे की मीटिंग क्या है हमारी, उसमें सब ज्यादा आए और थाने का घेराव करें और उसको फांसी की सजा के लिए कहा जाए। 2 अप्रैल 2022 को 8:40 पे महिंद्रा पार्क थाने में एक पीसीआर कॉल मिली थी कि एक 16 साल की बच्ची के साथ एक लड़के ने गलत काम किया है। इमीडिएटली पुलिस मौके पर पहुंची और विक्टिम, जो कि एक दिव्यांग बच्ची है 16 साल की, उसको इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करी गई और आरोपी, जो कि पड़ोस की झुग्गी में सराय पीपल थला में रहता है, उसको गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के मान सरकार का सराहनीय कदम, जनता के हित के लिए अहम फैसला लिया है। पिछले 10 साल से दर्ज झूठे केस खारिज होंगे। विशेष आयोग का गठन किया जाएगा। जिला स्तर पर टीमें गठित की जाएंगी। पीड़ित सीधे आयोग से शिकायत कर सकते हैं। पंजाब में जब से मान सरकार आई है तब से सरकार पंजाब की जनता के हित के लिए कोई ना कोई सराहनीय कदम उठा रही है। इसी दौरान मान सरकार की तरफ से एक अहम फैसला लिया जा रहा है। पंजाब में पिछले 10 सालों से जितने भी झूठे केस दर्ज हुए हैं उन्हें खारिज कर दिया जाएगा। इसके लिए एक विशेष आयोग का गठन होगा। आयोग को इन मुकदमों को खारिज करने का अधिकार भी दिया जाएगा। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।